गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, सबसे पहले तो आप सभी को मैं धन्यवाद दूंगा। सभी आप बधाई के पात्र हैं जिन्होंने अच्छी मेहनत की और आपने अपने साथ साथ एक प्रकार से मेरा अपने चैनल का जो मान सम्मान है वो भी बनाए रखा। क्योंकि देखो भैया, जितने भी स्टूडेंट मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं उनके मेरे पास से मैसेज आ रहे हैं, उनकी न्यूज़ आ रही है, टेलीग्राम पे उनके कमेंट आ रहे हैं कि सर हमारा पेपर बहुत अच्छा हुआ है। और कुछ स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि सर ये आपकी वजह से हुआ है। तो देखो, मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ है। मेरा काम जो है वो मैंने वही काम किया। मेरा काम पढ़ाना है। मैंने आपको पढ़ाया, मैंने आपको मेरी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश की है, लेकिन उसको ग्रहण करने की जो कैपेसिटी है वो आपकी है। मैंने तो आज से 6 महीने पहले कह दिया था कि जो मैं पढ़ाऊँगा उसमें से 80% की गारंटी ले रहा हूँ। और हालांकि आज हुआ भी ऐसा है। अपने अपने पेपर में से भैया 73 नंबर के क्वेश्चन अपने पेपरों में से आए हैं। मतलब मैंने जितने भी आपको क्वेश्चन बताए थे, जो प्री बोर्ड लिए थे, उन सभी में से 73 नंबर के क्वेश्चन अपने आज के इस पेपर में आए हैं। इसी प्रकार से अपने जियोग्राफी में आए थे 48 नंबर के 56 में से। ठीक है, तो अब इससे आपको ये तो आइडिया हो गया होगा कि सर जो बोलते हैं वो होता भी है। समझ रहे हो। और अब है अपने पॉलिटिकल। तो पॉलिटिकल में मान के चल लो कि अपने ये 73 वाला आंकड़ा है ना, ये हो सकता है 79 78 तक भी चला जाए। उसकी चर्चा अपने बाद में करेंगे। अब अपने भैया, सबसे पहले मैं आपको इस पेपर का सॉल्यूशन करा रहा हूँ। थोड़ा स्पीड से आपको कराऊंगा। आप वहाँ से अपने आंसर चेक कर सकते हो कि किस प्रकार से आपने कार्य किया है। तो देखो भैया, फर्स्ट क्वेश्चन है अपने मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो भैया, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? अपने चंद्रगुप्त था, जिसने 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की क्या की थी? स्थापना की थी। सेकंड क्वेश्चन है भैया, अपने प्राचीन काल में मंदसौर को किस नाम से जाना जाता था? 10पुर है भैया। ठीक है, बताए हुए हैं सारे क्वेश्चन, आपको बताए हुए हैं। सिर्फ एक दो क्वेश्चन छोटे क्वेश्चन है और एक जो 10वां क्वेश्चन था जो अपने बनाया हुआ है, ये एक दो क्वेश्चन अपने पेपर में से नहीं है, अपने क्वेश्चनों में से नहीं है। बाकी सभी क्वेश्चन मैं आपको उपलब्ध करा चुका हूँ। थर्ड क्वेश्चन है भैया, अपने प्रभावती गुप्ता या प्रभावती गुप्त किस वंश की प्रसिद्ध शासिका थी? देखो भैया, ये वैसे तो देखो बेटी तो थी, अपने चंद्रगुप्त था ना, चंद्रगुप्त द्वितीय, उसकी पुत्री थी ये। जो गुप्त वंश का शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य भी कहते हैं, उसकी पुत्री थी। लेकिन इसका विवाह जो है वो वाकाटक वंश का एक शासक था, इसका नाम था रुद्रसेन द्वितीय, उसके साथ में इसका विवाह हुआ था। इसलिए एक कौन से वंश की शासिका हो गई? वाकाटक वंश की हो गई। ठीक है। चौथा क्वेश्चन है भैया, किताबुल हिंद पुस्तक का लेखक कौन था? अलबरूनी है। इजी सा क्वेश्चन है। पांचवा है, मगध की राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र है भैया। छठवां क्वेश्चन है, मिट्टी से बने हल्के प्रतिरूप किस स्थल से प्राप्त हुए? बनावली से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सातवां है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु क्या है? मोहर है, जो सेलखड़ी पत्थर से बनी होती थी। 1857 क्रांति के समय मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह था। नौवा है भैया, बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त कब लागू हुआ? 1793। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है, अकबर के काल का सरकारी इतिहासकार कौन था? अबुल फजल था। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अपने आउट ऑफ सिलेबस अपने कह सकते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये मुगल काल वाला जो चैप्टर है वो अपने सिलेबस में इस बार है नहीं, लेकिन फिर भी कोई ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? 1565 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से सूफी संत गरीब नवाज के नाम से प्रसिद्ध है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिनके दरगाह अजमेर में है। दूसरे का पहला भैया, सितंबर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था। क्यों? क्योंकि जर्मनी ने भैया पोलैंड के ऊपर आक्रमण कर दिया था। दूसरा है भैया, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में लंदन में आयोजित किया गया। तो दूसरे में क्या हो जाएगा? अपने गोलमेज। ठीक है। तीसरा है भैया, प्लासी के युद्ध में पराजय हुई किसकी हुई थी? बंगाल का जो नवाब था सिराजुद्दौला, उसकी क्या हुई थी? हार हुई थी। चौथा है, अखिल भारतीय जनगणना का पहला प्रयास कब किया गया था? 1872 में किया गया था। 1861 में गृह युद्ध प्रारंभ हो गया। कहाँ पर हुआ था भैया? अमेरिका में हुआ था। ठीक है। 1857 में ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना हुई थी। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक मेरे ख्याल से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 3। छोटे वाले क्वेश्चन है, एक एक लाइन वाले। ठीक है। पहला क्वेश्चन है भैया, महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? 1942 में। एक नारा भी दिया था, करो या मरो।
महात्मा गांधी ने अपने सत्याग्रह के लिए नमक को मुद्दा क्यों बनाया? इसलिए बनाया था क्योंकि भैया जो अंग्रेज थे उन्होंने नमक के ऊपर एकाधिकार स्थापित कर लिया था, भारतीयों को नमक बनाने की इजाज़त नहीं दी, इसलिए। नेक्स्ट, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण क्यों करवाया गया था? भैया जो ब्रिटेन का सम्राट था जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी मेरी, उनके स्वागत के लिए करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब किया गया था? 1856 में, कुशासन का आरोप लगाकर। पांचवा है भैया, अंडाल कौन थी? अंडाल भैया एक सूफी महिला संत थी, ईश्वरी सूफी नहीं, आलवार महिला संत थी। नेक्स्ट है भैया, अकबर ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की कुल कितनी बार यात्रा की थी? 14 बार यात्रा की थी भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्न बतूता ने किस शहर को भारत का सबसे बड़ा शहर बताया था? दिल्ली को बताया था। किसको बताया था? दिल्ली को। नेक्स्ट है भैया, शाहजहां के सबसे बड़े पुत्र का क्या नाम था? देखो शाहजहां के 4 पुत्र थे, औरंगजेब है, दारा था, मुराद था और शुजा था। ध्यान रखना, सबसे बड़ा जो पुत्र था भैया उसका नाम था दारा शिकोह, दारा शिकोह, जिसकी हत्या औरंगजेब ने कर दी थी। नेक्स्ट है भैया, मनुस्मृति का संकलन कब किया गया? 200 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी के मध्य। नेक्स्ट है भैया, मनुस्मृति में पैतृक संपत्ति के बंटवारे के संबंध में स्त्रियों के लिए क्या प्रावधान किया गया था? भैया पैतृक संपत्ति जो होती थी पिता की संपत्ति, उसमें महिलाओं के लिए कोई हिस्सा, कोई भागीदारी नहीं थी, ये प्रावधान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, बहिर्विवाह पद्धति से आप क्या समझते हैं? गोत्र से बाहर जो विवाह होते हैं ना, उसको बोलते हैं बहिर्विवाह, ठीक है। नेक्स्ट है भैया, जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा कब की? 1924 में की थी भैया। एक समाचार पत्र था, इसका नाम था लंदन वीकली, इस समाचार पत्र में। ओके, तो ये हो गया भैया अपना थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। अब खंड ब की बात कर लेते हैं, अपने मोटी मोटी चर्चा कर लेते हैं। चौथा क्वेश्चन है भैया, अंग्रेजों द्वारा भारत के सार्वजनिक भवनों में नव शास्त्रीय शैली का, अब देखो ये जितने भी प्रश्न आ रहे हैं ना, ये सारे क्वेश्चन मेरे कराए हुए हैं आपको। एक 10वां क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो, 10वां क्वेश्चन उन्होंने बना के दिया है, ठीक है। लेकिन जिसने मेरे से पढ़ा है वो उसने 10वां क्वेश्चन भी किया है। हालांकि ये मैंने क्वेश्चनों में नहीं दिया था 10वां, लेकिन मैंने जब पढ़ाया था उस समय इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा की थी मैंने। तो देखो अपने चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं। पहले, अंग्रेजों द्वारा भारत के सार्वजनिक भवनों में नवशास्त्रीय शैली का प्रयोग क्यों किया गया? अब यह नवशास्त्रीय शैली का प्रयोग इसलिए किया गया क्योंकि नवशास्त्रीय जो शैली होती थी ना, उसमें रोम की जो एक प्रकार से शाही भव्यता जो होती थी वो दिखाई देती थी, ठीक है। तथा अपने एक प्रकार से कहे कि यह उष्णकटिबंधीय मौसम के अनुकूल भी माना गया था इसको। नवशास्त्रीय शैली के जो मकान होते थे वो अपने उष्णकटिबंधीय मौसम के अनुकूल थे। इनके अंतर्गत बात करें तो जैसे अपने 1833 ईस्वी में बम्बई का टाउन हॉल बनाया गया था। एल्फिंस्टन सर्कल है, जो हार्निमन सर्कल है, इसका निर्माण भी इसी शैली में करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, 1857 के विद्रोह में विद्रोहियों द्वारा हिंदू मुस्लिम एकता के लिए क्या कदम उठाए गए? विद्रोहियों द्वारा मतलब हिंदुओं और मुसलमानों को एक करने के लिए क्या किया गया? सीधी सी बात है भैया, पहला तो काम उन्होंने क्या किया था कि हिंदू और मुसलमान जो थे उन्होंने आपस में एक प्रकार से भाईचारा बनाए रखा। जाति भेद को भूलकर सभी जो है वो सभी वर्ग, सभी समाज के लोग जो है, हिंदू मुस्लिम सभी जो है वो क्या हो गए, एक साथ हो गए अंग्रेज़ों का विरोध करने के लिए। इसके अलावा भैया जो मुग़ल बादशाह था बहादुर शाह जफ़र, उसके द्वारा भी एक प्रकार से अपील की गई कि महावीर था मोहम्मद दोनों ही क्या है, एक समान है। बहादुर शाह ने कहा था कि महावीर स्वामी मतलब जैन धर्म वाले और मोहम्मद यानी इस्लाम धर्म, ये दोनों ही क्या है, समान है। इस प्रकार से मतलब हिंदू और मुसलमानों को एक दूसरे के करीब, एक दूसरे के साथ लाने के लिए, एक दूसरे के बीच में भाईचारा बढ़ाने के लिए क्या किए गए थे, प्रयास किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया। इसके अलावा आपने कह सकते हैं कि मुस्लिम समाज के जो लोग थे, मुस्लिम जो अपने काजी वगैरह थे उनको मंदिरों में बुलाया गया था, अपने कुछ जो संत वगैरह थे उनको मस्जिदों में आमंत्रित किया गया था। बहुत ऐसी घटनाएं कोई भी अपने दो कर सकते हैं। नेक्स्ट है भैया अपनी 6वां क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय भारतीय सैनिकों में असंतोष के क्या कारण थे? किन्हीं दो का उल्लेख कीजिए। मतलब 1857 का जो विद्रोह हुआ था भैया, उस विद्रोह के क्या कारण थे? सैनिकों में असंतोष क्यों हुआ? क्योंकि एक तो उनको वो राइफल दी गई थी, एनफील्ड राइफल, जिसमें गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई थी। भारतीय सैनिकों को अपने ब्रिटिश सैनिकों के मुकाबले निम्न दर्जे का खाना दिया जाता था। इसके अलावा यार उनका वेतन जो है वो भी कम होता था, तथा ऊंची से ऊंची जो पोस्ट होती है वो सूबेदार की पोस्ट होती थी। इस प्रकार के कई सैनिकों में क्या थे, असंतोष के कारण थे। अपने को ओनली कोई 2 कारणों का उल्लेख करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 7।
7वां क्वेश्चन है, अपने रेतवाड़ी व्यवस्था इस्तमरारी बंदोबस्त से किस प्रकार से भिन्न थी। भिन्न ऐसे थी भैया, देखो रेतवाड़ी जो व्यवस्था होती थी ना, सबसे पहले तो ये लागू कब हुई थी, 1793 में हुई थी। ठीक है, कहाँ पे हुई थी, बंगाल में हुई थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय हुई थी। इसकी खास बात क्या थी भैया, ये स्थायी थी, इसलिए इसको स्थायी बंदोबस्त भी कहते हैं। ठीक है, इसमें जो राशि होती थी वो कैसी होती थी, निश्चित होती थी, लगान निश्चित था। ठीक है, और वह लगान जो है वो किसको अदा करना पड़ता था, जमींदार को अदा करना पड़ता था। इस कारण से ये क्या थी, भिन्न थी। नेक्स्ट है भैया, अपने संथाल विद्रोह के क्या कारण थे। संथालों ने विद्रोह क्यों किया था भैया, संथालों ने विद्रोह इसलिए किया क्योंकि उनके ऊपर अंग्रेजों के द्वारा भारी कर लगाया गया और कर्ज न चुका पाने पर उनको ज़मीन से हाथ धोना पड़ता था। इसके अलावा यह जो ज़मींदार थे, शाहूकार थे, उनके द्वारा भी एक प्रकार से इनका क्या किया गया था, शोषण किया गया, इनके ऊपर अत्याचार किए गए। इसकी वजह से इन्होंने क्या किए, विद्रोह कर दिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 9। 9वां क्वेश्चन है भैया, आप कैसे कह सकते हैं कि विजयनगर के प्रधानमंत्री रामराय द्वारा सुल्तानों के प्रति अपनाई गई नीति जोखिमपूर्ण थी। जोखिमपूर्ण इसलिए थी भैया क्योंकि देखो, जो अपने 1565 में जो युद्ध हुआ था, राक्षस तांगड़ी का युद्ध या तालीकोटा का युद्ध, ठीक है, इस युद्ध के दौरान प्रधानमंत्री रामराय ने क्या किया कि एक सुल्तान के विरुद्ध दूसरे सुल्तान को युद्ध में क्या कर दिया, खड़ा कर दिया, और उसकी ये नीति क्या हो गई थी, विफल हो गई। क्यों, क्योंकि वो सारे के सारे सुल्तान जो थे वो एक हो गए और रामराय की उस युद्ध में क्या हुई थी, हार हुई थी। समझ रहे हो। फिर जो विजय सेना थी, उन विजय सेनाओं ने विजयनगर की समृद्धि और वैभव को बुरी तरह से लूटकर एक प्रकार से विजयनगर को क्या कर दिया, विनिष्ट कर दिया। इस कारण अपने कह सकते हैं कि उसकी नीति कैसी थी, जोखिमपूर्ण थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हुए क्वेश्चन नंबर 10। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने आपको नहीं बताया था, हालांकि जब पढ़ाया था मैंने आपको, जब इस चैप्टर को पढ़ाया था उस समय मैंने बताया था, लेकिन उसके बाद में आपको करवाया नहीं। मोस्ट क्वेश्चनों में ये क्वेश्चन नहीं करवाया था। तो देखो अपने क्वेश्चन क्या है भैया, विजयनगर शासकों की स्थापत्य कला के कौन कौन से तत्व तुर्क सुल्तानों द्वारा परिवर्तित स्थापत्य से प्रभावित थे। ठीक है, तो अपने देखो इसमें आंसर देना था कि विजयनगर शहर जो है ना, उसमें अपने शहर के चारों तरफ एक विशाल दीवार बनाई गई थी, और इस प्रकार की दीवारें अपने कहे कि मुगलों के द्वारा, तुर्कों के द्वारा दिल्ली सल्तनत में भी बनाई गई थी। ठीक है, ये लिख सकते हैं। दूसरा अपने कह सकते हैं कि जो किलेबंदी की जो दीवारें होती थी उसके ऊपर जगह जगह पर एक प्रकार से जगह जगह पर द्वार बनाए गए थे, जो एक प्रकार से इस्लामिक शैली की क्या थी, विशेषता थी। इसके अलावा या कुछ विजयनगर में भव्य भवनों का निर्माण भी किया गया था, तथा जो मोहल्ले थे अपने हिंदू मोहल्ले, मुस्लिम मोहल्ले, वो क्या थे, अलग अलग थे। मकबरे वगैरह है, मस्जिद वगैरह है, इनका भी विजयनगर के शासकों द्वारा क्या करवाया गया था, निर्माण करवाया गया था। इस प्रकार से अपने 5-7 लाइन में इसका आंसर देना है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने सूफी संतों की लोकप्रियता के क्या कारण थे, मतलब सूफी संत जो थे भैया वो प्रसिद्ध क्यों हुए थे। 11वां क्वेश्चन है अपने सूफी संतों की लोकप्रियता के क्या कारण थे, सूफी संत क्यों प्रसिद्ध हुए। तो भैया देखो सूफी संतों की लोकप्रियता के कई कारण है। पहला तो अपने कह सकते हैं कि सूफी संत जो होते थे वो एक प्रकार से आम लोग जो होते थे, उन आम लोगों के साथ में उनका झुकाव था। ठीक है, सूफी संत जो होते थे उनमें चमत्कारिक शक्तियाँ थी, और धर्म के प्रति उनमें काफ़ी नॉलेज था, धर्म के प्रति उनमें काफ़ी विद्वता थी। और सूफी संत जो है वो दान में प्राप्त धन है, सामग्री को खाने, कपड़े, रहने की व्यवस्था, एक प्रकार से जो समा है, महफिल है आदि पर पूरी तरह से क्या कर देते थे, खर्च कर देते थे। इस कारण से सूफी संत क्या हुआ, सूफी संत जो है वो क्या हुए, प्रसिद्ध हुए। मतलब उनके पास में जो भी जायदाद होती, संपत्ति, धन, सामग्री वगैरह जो भी होती थी, वो खाने पीने में, कपड़ों में, रहने में, उनमें क्या कर देते, खर्च कर देते थे। दूसरा अपने कह सकते हैं सूफी संत चमत्कारी होते थे, उनमें विद्वता होती थी, काफ़ी बड़े विद्वान होते थे। इसकी वजह से वो क्या हुए, प्रसिद्ध हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया अपने क्वेश्चन नंबर 12। 12वां क्वेश्चन है भैया, इब्न बतूता भारतीय डाक प्रणाली को देखकर चकित क्यों रह गया। देखो ये भी मैंने, मतलब अब जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं ना, वो सारे क्वेश्चन मेरे आपको करवाए हुए हैं। आपको बताया होगा उल्लुक एवं दावा, याद आ रहा है किसी को, उल्लुक और दावा। देखो इब्न बतूता चकित इसलिए हुआ क्योंकि भैया
भारत की डाक प्रणाली जो थी वो इतनी अधिक कुशल थी कि अपने सिंध से दिल्ली तक अगर यात्रा करते हैं ना तो उसमें कितने टाइम का समय लगता, अपने 50 दिन का समय लगता था। वहीं सुल्तान था, गुप्तचरों की खबर जो है वो कितने दिन में पहुंच जाती थी, 5 दिन में पहुंच जाती। मतलब आपको सिंध से अगर दिल्ली जाना है तो उसमें 50 दिन का टाइम लगेगा, लेकिन गुप्तचर जो है वो किसी भी सुल्तान की कोई भी खबर होती, कोई भी न्यूज़ होती, उसको मात्र कितने दिन में पहुंचा देते थे, 5 दिन में पहुंचा देते थे। इस कारण से इब्न बतूता जो है वो भारत की डाक प्रणाली, संचार प्रणाली को देखकर क्या हो गया, अचंभित हो गया। नेक्स्ट है भैया अपने इब्न बतूता सिंध कब पहुंचा था? सिंध पहुंचा था भैया वो 1333 में, और उस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। ठीक है। नेक्स्ट है भैया गोत्र व्यवस्था के 2 नियम। गोत्र व्यवस्था में क्या होता था कि स्त्री का अगर विवाह हो जाता था ना, विवाह के पश्चात स्त्री जो है वो पिता के स्थान में पति का गोत्र अपनाती। जैसे अपने अभी नहीं होता क्या विवाह के अंदर, अपने हिंदू धर्म की बात कर ले तो शादी हो गई लड़की की तो फिर उसका गोत्र पिता का न रहकर किसका हो जाता है? पति का हो जाता है। दूसरा अपने कह सकते हैं कि गोत्र व्यवस्था में एक ही गोत्र में आपस में क्या नहीं होते? विवाह नहीं होते। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया अपने सिंधु घाटी सभ्यता में प्रचलित बाटों की कोई 2 विशेषताएं बताइए। बाट मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में जो बाट पाए गए हैं, तो पहला तो अपने कह सकते हैं कि बाट जो होते थे वो कौन से पत्थर के बने होते? चैट के बने होते थे। और सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी स्थल थे वहाँ पर मापतोल की जो प्रणाली थी वो कैसी थी? समान थी। और बाट जो होते थे वो 2, 4, 8, 16, 32, 64 इस प्रकार के द्विआधारी गुणज में होते थे। और जो छोटे बाट होते थे उनसे आभूषण वगैरह, मन के वगैरह इनको तोलने का काम किया जाता था। तो ये हो गया भैया आपका खंड ब। फिर खंड स है, इनके उत्तर आपको 100 शब्दों में देने हैं। जैसे अपने सबसे पहले बात करते हैं 17वें क्वेश्चन की। 17वां क्वेश्चन है अपने अभिलेखों से जानकारियां प्राप्त करने में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, किन्हीं 3 का उल्लेख कीजिए। देखो भैया अपने छोटे क्वेश्चन छोड़ दो, 2-3 क्वेश्चन, बाकी सारा पेपर जो है वो अपने क्वेश्चनों में से आया है। जिस बच्चे ने मेरे सारे क्वेश्चन पढ़े हैं, तैयार किए हैं, मेरे ख्याल से वो बच्चा आराम से 70 क्रॉस आराम से कर जाएगा। 80 में से 70 क्रॉस, 20 आपके स्कूल में भी से भेज देंगे तो 90 क्रॉस आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है। तो देखो अपने कौन कौन सी कठिनाइयाँ आती थी? कठिनाइयाँ ये आती थी कि भैया जो अभिलेख होते थे वो कुछ अभिलेख जो है वो ढंग से उत्कीर्ण नहीं किए जाते थे। ठीक है। उनकी लिपि है, उनकी भाषा है, वो समझ में नहीं आती थी। और अभिलेखों के ऊपर केवल राजा का उल्लेख होता था, आम जनता का उल्लेख नहीं होता। कुछ अभिलेख जो है वो समय के साथ में क्या हो जाते थे? क्षतिग्रस्त हो जाते थे। और अभिलेखों पर क्या कहा गया है, उसका वास्तविक अर्थ क्या है, उसको समझने में क्या होती? परेशानी होती। इस प्रकार से अपने ये कठिनाइयाँ आती थी। या अपने इसका अथवा कर दो कि 16 महाजनपदों में मगध के उत्थान के कोई 3 कारण बताइए। मगध ही क्यों फेमस हुआ भैया? तो मगध है वो 3 ओर से पहाड़ियों से गिरा हुआ था, और अपने वहाँ पर लोहा प्रचुर मात्रा में था, वहाँ पर हाथी प्रचुर मात्रा में थे, वहाँ पर नदियाँ वगैरह थी, वहाँ का जो क्षेत्र था वो उपजाऊ था, वहाँ की सेना जो थी वो काफ़ी कुशल थी। इस प्रकार से अपने ये कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 18। 18वां क्वेश्चन है भैया अपने 18वां क्वेश्चन है अपने सिंधु सभ्यता के गृह स्थापत्य की कौन कौन सी विशेषताएं आज भी प्रासंगिक है। मतलब सिंधु सभ्यता में जो घर पाए गए हैं भैया उनकी कौन सी विशेषताएं वर्तमान समय में भी है। तो देखो सिंधु सभ्यता में जो भवन होते थे ना, उनके बीच में क्या होता था? एक आंगन होता था, चारों ओर कमरे होते। आज भी वही सिस्टम है। आज भी देख लो अपने 90% घरों में क्या मिलेगा? चारों ओर क्या होंगे? कमरे होंगे, बीच में आंगन होगा, चौक होगा। ठीक है। और सिंधु सभ्यता में उत्तरी और दक्षिणी भाग में सीढ़ियाँ बनी होती थी, और वर्तमान में भी ये सिस्टम भी है। इसके अलावा आपने कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वहाँ पर लगभग घरों में कुएँ पाए गए हैं। आज भी आप देख लो ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग गाँव में अपने कुएँ पाए जाते हैं। ठीक है। और सिंधु सभ्यता में नालियाँ बनी हुई थी। आज भी आप देख सकते हो कि घरों से नालियाँ, घरों में बाहर नालियाँ होती है। सिंधु सभ्यता में भी अपने प्रत्येक घर में एक स्नानागार होता था, और वर्तमान समय में भी अपने प्रत्येक घर में क्या है? स्नानागार है। तो ये अपने कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता की को जो गृह स्थापत्य की विशेषताएं थी वो आज भी क्या है? अपने प्रासंगिक है। या इसका अथवा करें अपने कि आप कैसे कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों का सुदूर क्षेत्रों से क्या था? संपर्क था। मतलब सुदूर क्षेत्रों से, दूसरे देशों से भैया संपर्क था।
कैसे कह सकते हैं? इसलिए कह सकते हैं क्योंकि देखो अपने कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो ओमान से क्या मंगाते थे? तांबा मंगाते थे। ओमान से क्या मंगाते थे? तांबा मंगाते थे। अपने मेलुहा का उल्लेख आया, मेलुहा। मेलुहा अपने मेसोपोटामिया है, मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी वहाँ अपने इस सब को काम में लिया गया जो हड़प्पा से संबंधित है। ठीक है, तो इसके अलावा यह मेसोपोटामिया से अपने मणि, तांबा, सोना, लाजवर्द, लकड़ियाँ वगैरह मंगाते थे। इसके अलावा यह अपने के की जो बाट है, मालाएं वगैरह है, मोहरे वगैरह है, जो हड़प्पा सभ्यताएं पाई गई है वो भी अपने मेसोपोटामिया में देखने को मिलती है। अन्य कई स्थल है, अपने अफगानिस्तान का है भैया, अपने खेतड़ी वगैरह है, ऐसे स्थानों से भी भैया क्या मंगाए जाते थे? अपने आभूषण वगैरह, जवाहरात वगैरह मंगाए जाते थे। तो इस आधार पर अपने कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों का सुदूर क्षेत्रों से क्या था? संपर्क था, उनका रिलेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भैया अपने क्वेश्चन नंबर 19। 19वां क्वेश्चन मैं बहुत बार आपको करा चुका हूँ और जिस दिन मैंने करवाया था उस दिन भी मैंने आपको कहा था कि भैया ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखना। प्री बोर्डों में भी मैंने ये क्वेश्चन आपको दिया है, मोस्ट क्वेश्चनों में मैंने आपको ये बताया कि विजयनगर साम्राज्य महानवमी डिब्बा का धार्मिक महत्व क्या था। विजयनगर साम्राज्य में देखो ये महानवमी डिब्बा अपने शहर के सबसे ऊंचे स्थान में बना हुआ था, जिसका आकार जो था वो लगभग 11,000 वर्ग फीट के आसपास, ऊंचाई इसकी 40 फीट थी। और यहाँ पर अपने दशहरा है, बंगाल की दुर्गा पूजा है, नवरात्रा वगैरह है, इस प्रकार के धार्मिक कार्य होते थे। और विजयनगर के जो शासक होते थे वो अपनी प्रतिष्ठा शक्ति का प्रदर्शन करते, कई अनुष्ठान वगैरह होते थे। राजा के अश्व की पूजा है, मूर्ति की पूजा है, जानवरों की बलि है, इस प्रकार के कार्य किए जाते थे। तो ये सारे जो कार्य है भैया वो किस प्रकार के हैं? धार्मिक कार्य है। इसलिए अपने कह सकते हैं कि विजयनगर साम्राज्य में महानवमी डिब्बा जो है उसका एक धार्मिक महत्व था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं भैया, इसी में अथवा है, देखो अथवा और देख लिए अपने कि विजयनगर साम्राज्य में कृषि क्षेत्रों को किलेबंद भूभाग में सम्मिलित क्यों किया जाता था। मतलब विजयनगर में जो खेती होती थी भैया, जो खेत वगैरह होते थे, जो अपने कृषि वगैरह होती थी, उस भाग की किलेबंदी की जाती थी। अब वो किलेबंदी क्यों की जाती थी ये पूछ रहा है कि ऐसे क्या कारण था जिनकी वजह से उस भाग को किलेबंद किया जाता था। तो पहला कारण तो अपने कह सकते हैं किलेबंदी। देखो ये क्वेश्चन मैंने आपको जो एक श्रृंखला चलाई थी ना अपने 20 की डोज हर रोज़, उसमें भी आपको दिया है, प्री बोर्ड में भी आपको दिया है, मोस्ट क्वेश्चन में बताया है। ठीक है, तो इसलिए करते थे क्योंकि शत्रु सेना जो होती थी भैया उसको खाद्य सामग्री प्राप्त ना हो सके। कई बार क्या होता है जो शत्रु सेना आक्रमण करती है तो वो अपने पास में इतनी सामग्री लाती है कि उनका गुजारा हो सके। फिर वो क्या करती है, जिनके ऊपर आक्रमण करती है वहीं से खाने पीने की सामग्री प्राप्त करती है। तो अब किलेबंदी कर देंगे तो उनको खाने पीने की सामग्री प्राप्त नहीं होगी। ठीक है, और किलेबंदी में अपने भैया कई महीनों तक आपको खाद्य सामग्री जो है वो प्राप्त हो सकती है। कई महीनों तक विपत्ति के समय किलेबंद क्षेत्रों में विशाल अनानागार जो होते हैं वहाँ पर आपको खाने पीने की सामग्री प्राप्त हो सकती है और कोई चोरी वगैरह ना हो सके अनाज की, खाद्यान्न की। इस कारणों की वजह से क्या की जाती थी? किलेबंदी की जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 20। देखो 20वां क्वेश्चन है भैया, आप कैसे कह सकते हैं कि 18वीं शताब्दी में भारतीय शहरों के स्वरूप में परिवर्तन का एक नया चरण प्रारंभ हुआ? 18वीं शताब्दी में देखो ऐसे कह सकते हैं भैया, अपने 18वीं शताब्दी में परिवर्तन इसलिए हुआ क्योंकि पहले अपने मुगल काल की बात करें तो मुगल काल में अपने जो मेन शहर थे वो कौन से थे? दिल्ली थे, दिल्ली और आगरा। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे 18वीं शताब्दी में इन शहरों में एक प्रकार से अपना राजनीतिक महत्व खो दिया। अब इनके स्थान पे भैया लखनऊ है, हैदराबाद, रंगपट्टनम, पूना, नागपुर, बड़ौदा, इन शहरों का एक प्रकार से क्या बढ़ा? महत्व बढ़ा। प्रशासक वगैरह है, व्यापारी वगैरह है, शिल्पकार वगैरह है, ये लोग जो है वो अपने दिल्ली, आगरा इनको छोड़कर इन स्थानों पर क्या होने लग गए? आकर बसने लग गए, यहाँ पर व्यापार करने लग गए। नई नई बस्तियाँ बसाई गई, नए शहर बसाए गए। आपको बताया होगा मैंने कस्बा, गंज वगैरह। तो इस प्रकार से अपने कह सकते हैं कि क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। ठीक है, इसके अलावा आपके कलकत्ता है, बम्बई है, मद्रास है, इन शहरों का भी क्या हुआ? विकास हुआ, परिवर्तन हुआ। नेक्स्ट है भैया अपने इसी का अथवा है, देखो आप कैसे कह सकते हैं कि औपनिवेशिक सरकार के लिए शहरों के मानचित्र तैयार करवाना उपयोगी था? औपनिवेशिक ये मानचित्र वगैरह, रिकॉर्ड वगैरह, ये भी मैंने आपको बताया था कि रिकॉर्ड वगैरह क्यों रखते थे। ठीक है, मानचित्र
मानचित्र वगैरह क्यों तैयार करवाए जाते थे? इसलिए तैयार करवाए जाते थे भैया क्योंकि किसी भी स्थान की बनावट कैसी है, वहाँ का धरातल कैसा है, भूदर से कैसा है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। अपने को उस क्षेत्र के ऊपर किस प्रकार से कंट्रोल रखना है, नियंत्रण कैसे रखना है, वो पता चल सके। वहाँ पर जो कोई योजना बनानी है, कोई योजना तैयार करनी है तो वो कैसे करे, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। वहाँ की पहाड़ियाँ कैसी है, नदियाँ कैसी है, कितनी पहाड़ियाँ, हरियाली कैसी है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। उस क्षेत्र की सुरक्षा कैसे करनी है, रक्षा कैसे करनी है, उसके बारे में। सड़कें वगैरह है, वहाँ की अपनी जनसंख्या वगैरह है, वहाँ की व्यावसायिक संभावनाएं हैं, वहाँ पे जो कर प्रणाली है, उनके बारे में एक प्रकार से जानकारी प्राप्त करने के लिए मानचित्र तैयार करवाए जाते थे। 21वां भी है सूफी मत के विकास में खानका और सिलसिला की भूमिका। कोई मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं, कर दिया होगा आपका। कर्नाटक की वीर शैव परंपरा, ये भी आपको बता दिया था मैंने, लिंगायत वाला और वो, ठीक है। अब देखो सीधा अपने मानचित्र पे चलते हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जन नेता के रूप में महात्मा गांधी मेरा कराया हुआ, आपको नमक सत्याग्रह दांडी यात्रा वाला कराया हुआ है। मानचित्र भैया, भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित ऐतिहासिक शहरों को अंकित कीजिए। सूरत है, सूरत आपने कर दिया होगा, गुजरात में है। मेरठ आपके यूपी में है। अजमेर आपके कल ही भरवाया था मैंने, कल ही बताया था आपको ये। अजमेर है भैया आपके राजस्थान में है। कटक आपके उड़ीसा में है। या अगर अथवा वाला आपने किया है तो जबलपुर आपके एमपी में हो गया, अलीगढ़ यूपी में हो गया, झांसी यूपी में हो गया, अम्बाला हरियाणा में हो गया। तो ये था भैया अपने इतिहास का पेपर। बड़ा ही अच्छा पेपर था, बच्चों की तैयारी शानदार थी, जिसकी वजह से उनका रिजल्ट भी जो है, जहाँ तक मेरा अनुभव है, काफ़ी अच्छा रिजल्ट जो है वो आपको प्राप्त होगा। अब अपना जो फोकस रहेगा भैया वो पॉलिटिकल साइंस के ऊपर रहेगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दैट्स ऑल।